हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोमोलिक्यूल्स के नए लेक्चर में, नए वीडियो में। देखो, हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ तक पढ़ा था। आगे हम आज देखने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो, ओपन चेन स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है और उसके जो एविडेंसेस है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं वो हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। अब हम देखने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कुछ ऐसे फैक्ट है जिन्हें ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता, या फिर कुछ रिएक्शंस है जो रिएक्शंस होती नहीं है, एक्चुअली वो होनी चाहिए थी। जिस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर बताया है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जिस तरह से उसमें CHO ग्रुप फ्री है, अगर वैसा ग्रुप है तो वो उसके रिएक्शंस भी आने चाहिए थे। और कुछ फैक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता या फिर कुछ रिएक्शंस को ये नहीं देता। तो वो कौन सा फैक्ट है या फिर कौन सा रिएक्शंस है, कौन सी रिएक्शंस है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो देखते हैं वो कौन सा फैक्ट है। तो फैक्ट नंबर 1 है ओपन चेन स्ट्रक्चर does not explain some fact and reactions। कुछ फैक्ट्स को या फिर रिएक्शंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसलिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। उसमें से सबसे पहले जो पॉइंट्स आता है वो है, देखो हमने कहा था कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसमें CHO ग्रुप है, टॉप पे दिखाया था CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप अगर उसमें है तो उसमें हमें CHO ग्रुप की रिएक्शंस मिलनी चाहिए। कुछ रिएक्शंस भी हमने CHO ग्रुप के दिखाए थे। देखो, अगर हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्रेज़िन नाम का जो कंपाउंड है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्रेज़िन, देखो ये इस तरह का कंपाउंड होता है। हाइड्रेज़िन है तो कुछ इस तरह से होगा, फिनिलहाइड्रेज़िन 2,4-डाइनाइट्रो 2 और 4 पोजीशन पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्रेज़िन। अगर हम इसके साथ इसके रिएक्शंस करते हैं, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का, उसके साथ इसके रिएक्शंस करते हैं तो ये रिएक्शंस नहीं देता। अगर ये देखो, अगर इसमें ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने बताया था कि CHO ग्रुप है, इसमें CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH इस तरह से दिखाया था। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें CHO ग्रुप है, तो इसकी रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्रेज़िन के साथ होनी चाहिए थी। ये रिएक्शंस नहीं देता, तो इनके बीच में रिएक्शंस नहीं होती। तो ये एक फैक्ट है कि ये रिएक्शंस क्यों नहीं होती। इसमें NH2 ग्रुप है, इसमें CHO ग्रुप है, ये रिएक्शंस होनी चाहिए थी, रिएक्शंस नहीं होती। इसके साथ ये एडिशन रिएक्शंस भी नहीं देता सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। Addition reaction with sodium bisulfide। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो मतलब इसमें एडिशन रिएक्शंस होनी चाहिए थी। अगर इसमें CHO ग्रुप है, इस तरह का CHO ग्रुप है, तो ये इसकी रिएक्शंस इसके साथ भी होनी चाहिए थी, इसके साथ भी एडिशन रिएक्शंस होनी चाहिए थी। तो ये भी रिएक्शन ये नहीं देता, ये भी रिएक्शन ये नहीं देता। तो ये थोड़ा सोचने को मजबूर कर देता है कि इसमें CHO ग्रुप है या नहीं। कुछ रिएक्शंस हमने देखी थी जो कि सपोर्ट कर रही थी CHO ग्रुप को, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्रेज़िन के साथ रिएक्शंस नहीं देता। एडिशन रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड की इसमें नहीं होती, और इसके साथ साथ ये नेगेटिव टेस्ट देता है स्किप बेस के साथ। मतलब जो स्किप बेस के साथ इसकी टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट भी नेगेटिव आती है। तो ये जो फैक्ट है एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद जो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट है, हमने लास्ट में जो एसिटाइलेशन रिएक्शन ली थी
5OH ग्रुप है तो 5 टाइम्स वहां पे एसिटाइलेशन होगा, इस तरह से होगा। और हमने वो प्रोडक्ट दिखाया था ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अगर हम ग्लूकोज पेंटाएसिटेट को लेते हैं और ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में फिर भी CHO ग्रुप बचेगा, क्योंकि वो यहाँ पे तो रिएक्शंस नहीं होती है, OH ग्रुप जहां पर भी है वहां पर एसिटेट ग्रुप या वहां पे एसिटाइलेशन होता है, और जो CHO ग्रुप है वो वैसा ही रहता है। अगर हम ग्लूकोज पेंटाएसिटेट को लेते हैं और ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के साथ मतलब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट की रिएक्शंस अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन इस तरह का कंपाउंड है, हाइड्रोक्सिल अमाइन प्लस ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट के साथ हम ये रिएक्शंस करते हैं तो ये रिएक्शंस भी नहीं होती, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन भी नहीं होती। तो देखो अगर यहाँ पर ये जो ग्रुप है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में CHO ग्रुप है तो ये भी उसके साथ रिएक्ट होना चाहिए था, तो ये भी उसके साथ रिएक्ट नहीं होता, मतलब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ भी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट रिएक्शंस नहीं देता। अगर ये रिएक्शंस नहीं देता तो ये हमें बताता है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इट इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं हो सकता। और तीसरा जो फैक्ट है ये हो गया दूसरा फैक्ट, ये दोनों फैक्ट मतलब यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होती। इसका तीसरा फैक्ट ये है कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम दो एनोमेरिक फॉर्म कहते हैं या फिर दो एनोमर्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं, एक अल्फा एंड बीटा, वी कॉल इट एनोमर्स। नंबर 3, ग्लूकोज एग्जिस्ट in two anomeric forms, alpha and beta anomers, तो अल्फा एनोमर्स एंड बीटा एनोमर्स ये टू डिफरेंट फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, मतलब हम ये कह सकते हैं अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, ये दोनों क्या है, एनोमर है ग्लूकोज के। अब देखो अगर हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो है अगर हम हॉट एक्टिव सॉल्यूशन से इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज मिलते हैं। कब? हम जब क्रिस्टलाइज करेंगे हॉट एक्वियस सॉल्यूशन में इसका तब। अब देखो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें मिलेंगे, तो जो अल्फा ग्लूकोज है वो हमें ऑब्टेन होता है 303 केल्विन पे, एट 303 केल्विन, और ये जो है ये हमें मिलता है 371 केल्विन। तो देखो एक अल्फा एनोमर मिलेगा यानी कि अल्फा ग्लूकोज मिलेगा और एक बीटा ग्लूकोज मिलेगा जब हम इसको क्रिस्टलाइज करेंगे हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन के साथ। अब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट है, यानी कि ये दो एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट है, तो इस फैक्ट को भी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओपन चेन स्ट्रक्चर तो सीधा एक ही स्ट्रक्चर हमने इस तरह से दिखाया था, उसके एविडेंसेस भी, मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्टिंग जो एविडेंसेस है वो भी हमने डिस्कस किए थे। अब देखो ये जो तीसरा फैक्ट है कि ग्लूकोज तो टू एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जिन्हें हम अल्फा एंड बीटा एनोमर्स कहते हैं। अल्फा ग्लूकोज यानी कि अल्फा एनोमर्स हमें मिलता है 303 केल्विन पे और बीटा ग्लूकोज मिलता है एट 371 केल्विन पे। तो ये जो डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तब हम डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्लूकोज मिलता है। तो ये फैक्ट भी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए ये कुछ फैक्ट है या फिर रिएक्शंस है जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसमें मुद्दा क्या है। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स अगर हम मान लेते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और एक बात हमें पता है कि जब हम अल्कोहल्स को
हैं कार्बोनिल ग्रुप में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम अल्कोहल को ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो उसमें से हेमी एसिटल्स हमें मिलता है। ये हमने देखा था अनडेट कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो क्या होता है, हमें हेमी एसिटल मिलेगा। अब आप सोचिए कि एक ही ओपन चेन कंपाउंड जो है, अगर एक ही कंपाउंड्स में OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और CHO ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे, तो इनमें भी पॉसिबिलिटी है कि जो OH ग्रुप इसी मॉलिक्यूल्स में मतलब सेम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो उसका अटैक CHO ग्रुप पे हो सकता है। और जब वो CHO ग्रुप पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्मेशन होगा, जो कि फाइनली एक साइक्लिक रिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 मेंबर या फिर 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और साइक्लिक रिंग ज्यादा स्टेबल होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर से, तो ये फिर ओपन चेन फॉर्म में कैसे रहेगा अगर ये रिंग फॉर्म कर सकता है, या फिर जो इंटरनली OH ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल्स में जो OH ग्रुप है CHO ग्रुप है, तो OH ग्रुप CHO ग्रुप पे अटैक करेगा और CHO ग्रुप पे अटैक करने के बाद ये 5 और 6 मेंबर ओपन एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। देखो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो। अब देखो अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है, आपको पता है अगर हम किसी कार्बोनिल ग्रुप को लेते हैं, मतलब किसी CHO या फिर CO ग्रुप को लेते हैं, इस तरह से किसी ग्रुप को लेते हैं और इसमें अल्कोहल को ऐड कर देते हैं, अल्कोहल को ऐड कर देते हैं in the presence of HCl, in the presence of HCl, तो ये इसका रिजल्ट होता है हेमी एसिटल फॉर्मेशन, हेमी एसिटल फॉर्मेशन, हेमी एसिटल फॉर्मेशन। तो इसमें तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो हेमी एसिटल फॉर्मेशन कैसा होता है, अब देखो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी कुछ इस तरह से और ये ओपन होगा। जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स को लेते हैं और अल्कोहल को उसमें ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन होता है। ये हमने पढ़ा था अल्डेहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अब देखो अगर हम इसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे हैं और इसी मॉलिक्यूल्स में CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इनमें भी पॉसिबिलिटी है कि हेमी एसिटल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इनमें देखो एक ही मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे और CHO ग्रुप भी मतलब कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, तो ये तो एडिशन होनी चाहिए कुछ इस तरह से, हेमी एसिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इट इज अज्यूम दैट, इसको हम कहते हैं कार्बन नंबर 1, ये C1 C2 C3 C4 C5 C6। इट इज अज्यूम दैट, इसमें ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो 5 नंबर का OH ग्रुप है, ये 5 नंबर का OH ग्रुप इस CHO ग्रुप पे अटैक करेगा और CHO ग्रुप पे अटैक करने के बाद ये भी हेमी एसिटल साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म करेगा। इट रिजल्ट इनटू दी साइक्लिक हेमी एसिटल, साइक्लिक हेमी एसिटल। इसमें साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन होगा। 5 या फिर 6 मेंबर रिंग फॉर्म होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर से, या फिर ओपन चेन जो किसी मॉलिक्यूल का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उससे साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब देखो इसका जो कार्बन है, ये CHO ग्रुप को हम इस तरह से दिखाएंगे CO और ये H, इसको हम कहते हैं C1, दिस इज C2, दिस इज C3, C4, C5, C6। अब देखो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में CHO ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, तो उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है। अब देखो ये लोन पेयर कंटेन करेंगे, इसमें भी लोन पेयर होंगे, इसमें भी लोन पेयर होंगे। और देखो अगर ये 5 नंबर 5 का जो कार्बन है उस पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो इस पे अटैक करेगा तो ये भी तो साइक्लिक हेमी एसिटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी साइक्लिक हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ग्रुप जब इस तरह से अटैक होगा तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा OH
CH2OH। अब देखो ये इस पे अटैक कर रहा है, तो अटैक करने के बाद जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये इस तरह से होगा CO नेगेटिव, यहां पर H, ये जुड़ा हुआ ऑक्सीजन यहां से। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन था, तो ये 3 की वैलेंसी हो जाएगी, तो ये इस पे रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा और हम वो हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस तरह से इसका कन्वर्शन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा OH और ये H एज इट इज। ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से रिंग फॉर्मेशन होगा। बाकी के ग्रुप एज इट इज होंगे OH, there is H, there is OH, H, OH, H, and here is H। अब देखो ये जो C1, C2, C3, C4, C5, C6 है। अब ये देखो कि ये पहले कायरल सेंटर नहीं था, ये कायरल सेंटर पहले नहीं था, अब ये कायरल सेंटर बन जाएगा। देखो 4 डिफरेंट ग्रुप इसको अटैच हो गए, 1, 2, ये तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप, तो 4 डिफरेंट ग्रुप इसके साथ अटैच हो चुके हैं। तो अब ये न्यू कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं एनोमेरिक सेंटर, एनोमेरिक कार्बन या फिर सेंटर। कौन सा है वो? C1। देखो C1 है जो नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, पहले वो नहीं था ओपन चेन स्ट्रक्चर में। जब ये 5 नंबर का जो कार्बन है उसपे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो उसमें अटैक करेगा, इसमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी और इस तरह से अटैक होगी। ये कुछ OH इस तरह से ग्रुप बनेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ का है और इस तरह से ये साइक्लिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो साइक्लिक हेमी एसिटल बन जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऑक्सीजन 6 मेंबर रिंग हो गई है, जिसमें कि 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। अब ये जो नया कार्बन सेंटर, जो नया एनोमेरिक सेंटर बन रहा है, नया कार्बन सेंटर बन रहा है, इसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन या फिर C1 कार्बन। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स जो हम कहते हैं कि एक अल्फा एनोमर्स है और बीटा एनोमर्स है, ये डिफर होते हैं सिर्फ OH ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है अराउंड दी C1, बस इतना ही फर्क होता है। अब देखो ये एक फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म इस तरह से भी हो सकता है, दूसरा फॉर्म इस तरह से होगा। CH2OH, here is the C, OH, H, OH, here is H, OH और H। अब देखो यहाँ पर ये OH ग्रुप इस साइड में था, अब इस साइड में दिखाइए बस। ये जो C1 कार्बन है, इसके अराउंड OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ डिफरेंट होगा 2 एनोमर्स में। एक एनोमर्स में वो राइट हैंड साइड होगा, तो एक एनोमर्स में वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब देखो इसको भी हम समझेंगे हाइपर प्रोजेक्शन में, सिस ट्रांस बोलते हैं, इस तरह से आता है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि ये जो फॉर्मेशन होगा CH2OH, तो ये जो न्यू एनोमेरिक सेंटर C1 जनरेट हो रहा है उसमें OH ग्रुप 2 जो फॉर्म है, एनोमेरिक फॉर्म है, एक्चुअली डायस्टेरियोमर्स है जिनको हम 2 एनोमर्स कहते हैं। ये जो 2 एनोमर्स है उसमें OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन C1 के अराउंड डिफर होता है, एक में इस तरह से होगा, एक में इस तरह से होगा। तो ये 2 फॉर्म हो गए, एक बीटा एनोमर्स है और एक अल्फा, ये है बीटा और ये है अल्फा एनोमर है, ठीक है। अब देखो ऐसा अज्यूम करते हैं कि नंबर 5 का जो कार्बन है जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा CHO पे और कुछ इस तरह से साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन होगा जो कि 6 मेंबर्ड रिंग है। देखो 6 मेंबर्ड रिंग है। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग किस तरह से होगी? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 6
मेंबर रिंग होगी 1 2 3 4 5, जिसमें कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसको हम एक बीच में दिखाते हैं। देखो जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो ये पायरन है, पायरन से एनालॉजी रखने वाला स्ट्रक्चर है। देखो पायरन जो स्ट्रक्चर होता है इससे एनालॉजी दिखाने वाला ये स्ट्रक्चर है। पायरन कुछ इस तरह का होता है। अगर इस तरह का है तो ये पायरन से एनालॉजी दिखाता है, इसीलिए हम ग्लूकोज को पायरानोज कहते हैं। ये इस तरह का मॉलिक्यूल पायरन होता है, इसीलिए हम ग्लूकोज को पायरानोज कहते हैं, मतलब पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि आता कहां से है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोपायरानोज 6 मेंबर्ड रिंग जो बन रही है उसमें 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, जिसकी एनालॉजी पायरन के साथ, जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरन है उसके साथ है, इसलिए हम ग्लूकोज के इस रिंग को पायरानोज रिंग कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे ग्लूकोपायरानोज। तो ये जो फॉर्म है ये है बीटा ग्लूकोपायरानोज, ये जो फॉर्म है ये है अल्फा ग्लूकोपायरानोज। क्यों? क्योंकि जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसकी एनालॉजी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरन के साथ है, इसीलिए। ठीक है, तो अब ये जो नया सेंटर बन गया है एनोमेरिक सेंटर, इस नए सेंटर के अराउंड OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ अलग होगा अल्फा एनोमर्स में एंड बीटा एनोमर्स में। अब देखो ये इसकी जो सीरीज है वो D है, डी आप समझते हैं D, तो ये D है और इसके साथ ये जो इसका रोटेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो हम इसे प्लस से दिखाएंगे। बीटा D प्लस ग्लूकोपायरानोज और ये अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। तो देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ये दो फॉर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जो अल्फा एनोमर्स है, बीटा एनोमर्स है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इट इज अज्यूम दैट नंबर 5 का जो कार्बन है उसका OH ग्रुप CH ग्रुप पे अटैक करता है, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है जब भी हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्कोहल ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हेमी एसिडल फॉर्मेशन उसका होता है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिडल। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है, इट इज अज्यूम दैट द OH group present at the C5 carbon attack intramolecularly on CH group to form these result into the formations of cyclic hemiacetals containing the 5 carbon and 1 oxygen in the ring साइक्लिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो अल्फा एनोमर है एंड बीटा एनोमर्स बनते हैं। तो अल्फा एनोमर्स बीटा एनोमर्स में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है? जो C1 जो नया एनोमेरिक सेंटर बनता है, उस नए एनोमेरिक सेंटर पे, मतलब जो नया कायरल सेंटर बन गया है उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उस C1 को जो एनोमेरिक कार्बन है वहां पे OH ग्रुप सिर्फ डिफरेंट होगा, मतलब OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। तो देखो ये बीटा ग्लूकोपायरानोज है, ये अल्फा ग्लूकोपायरानोज है। जो इस ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम हाबर प्रोजेक्शन फार्मूला में, मतलब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे उसमें अच्छी तरह से फिर से समझेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि ये जो 5 नंबर का OH होता है वो इस पे अटैक करके इन दो फॉर्म को जनरेट कर सकता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेस पे हम इन दो फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इस तरह से एनोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद जो हाबर प्रोजेक्शन फार्मूला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।